नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टॉप भारत न्यूज़। टॉप भारत न्यूज़ पर हम आज जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं वे पत्रकारिता के एक ऐसी वृक्ष है जो अपनी शाखा से सबको समान भाव से छाया देती है। जी हाँ, उनके लिए यदि दो लाइन कहना हो तो किसी शायर का दो लाइन ही काफ़ी है। जी हाँ, कभी हक में तो कभी खिलाफ लिख दूंगा, मैं आईना हूँ जो देखूंगा साफ लिख दूंगा। जी हाँ, ऐसे ही शख्स रंजीत छाबड़ा जी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सिर्फ धमतरी ही नहीं पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं, जिसको लेकर प्रदेश से ही धमतरी के लोगों का क्या कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं शंकर हूं और मैं बस्तर से हूं और बस्तर में लंबे समय से जिस तरीके से देखा जाए तो क्षेत्र इलाकों में जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं इस इलाके की जो खबरें हैं आप तक के दिखाने में लगातार अपनी प्रयास करते रहता हूं। लेकिन आज ऐसे शख्सियत की बात करने जा रहा हूं, उस शख्सियत का नाम हालांकि जो कि धमतरी के रहने वाले हमारे आदरणीय श्री छाबड़ा जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और आज उनके बारे में कहने के लिए इसलिए भी काफ़ी गौरव महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज वह करीब 65 साल से भी ज़्यादा का उनका उम्र हो चुका है, लेकिन आज भी वे फील्ड में अगर बात की जाए तो बहुत ही युवा, आज भी उनके जो कि जज्बे को मैं सलाम करता हूं और काफ़ी प्रभावी शख्सियत हैं, काफ़ी मिलनसार शख्सियत हैं। ऐसे में आज टॉप भारत में जिस तरीके से एक मुहिम और टॉप भारत में इनकी पूरी जर्नी के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं उन्हें एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम व्यक्त करता हूं क्योंकि उनके शख्सियत से, उनके जज्बे से आज के जनरेशन, आज के युवा पत्रकारों को उनसे सीख मिलेगी। और आने वाले दिनों में ऐसे ही हम आदरणीय श्री छाबड़ा जी को हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी देखते आए हुए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस कर रहा हूँ उनके बारे में। अगर बात की जाए तो जितना भी कहूँ उतने शब्द कम है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राम प्रसाद दुबे रायपुर से हूँ। आइए मैं एक ऐसी शख्सियत के संबंध में आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत ही मिलनसार और प्रभावी व्यक्तित्व के हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धमतरी जिले के वरिष्ठ पत्रकार और सेवाभावी रंजीत छाबड़ा जी, जो न केवल पत्रकारिता में एक अर्से से सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सेवा के साथ साथ कई अनेक सामाजिक कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वही कार्यों के कारण आज उनकी लोकप्रियता पूरे धमतरी जिले में है और आज उन्हें एक यशस्वी पत्रकार के रूप में लोग जानते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। आइए हम ऐसे काबिल पत्रकार को, वरिष्ठ पत्रकार को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। देखिए, आदरणीय सम्माननीय रंजीत छाबड़ा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत आदरणीय हैं और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस उम्र की पड़ाव पर वो है, अच्छे अच्छे नौजवान साथियों को वो मात दे देते हैं। बहुत समय पर पहुँच जाना और हर जगह पहुँच जाना और हर जगह के क्षेत्रों को कवर कर लेना और अपनी मीडिया में उसको चलाना, ये साधारण बात नहीं है। सम्माननीय रंजीत जी आज जिस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है, क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र ऐसा है जो बहुत जोखिम भरा होता है। आपको 24 घंटे का समय उसमें देना रहता है, निष्पक्ष भाव से आपको विषयों को प्रस्तुत करना रहता है। तो वो सारी खूबी रंजीत छाबड़ा जी में है। बहुत निष्पक्ष भाव से वो विषयों को रखते हैं और बड़े से बड़े नेता या कोई भी बड़े भी व्यक्ति हों तो उनके सामने बेबाकी से वो अपने प्रश्नों को रखते हैं और जो आंसर उन्हें मिलता है तो वो अपने आंसर में भी अपना प्रश्न वो बना लेते हैं। तो ये खूबी रंजीत छाबड़ा जी की है। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि हमारे नौजवान साथियों को जो नए पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने कदम रखा है, निश्चित रूप से उनसे सीख लेनी चाहिए। उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि इस उम्र में वो दौड़ भाग का काम कर रहे हैं। सर, शहर में एक वरिष्ठ पत्रकार है रंजीत छाबड़ा और आप भी वरिष्ठ पत्रकार है, तो सर को आप किस नजरिए से देखते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्टिंग का जो स्टाइल है। रंजीत छाबड़ा जी हंसी मजाक में पत्रकारिता करते हैं, लेकिन बहुत सॉलिड पत्रकारिता करते हैं। वाकई में उनका जब देखो कि उनका क्वेश्चन में ही आंसर फंसा रहता है। वो जो क्वेश्चन करते हैं लोगों को आंसर देने में तकलीफ नहीं होती, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग माइक में आने के लिए डरते हैं। तो स्वच्छ छवि का व्यक्ति, हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति, ये पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित ढंग से वो काम करते हैं। सुबह 9 बजे के बाद रात को 9 बजे तक उनकी पत्रकारिता चलते रहती है। विभिन्न चैनलों में काम किए, विभिन्न उसमें काम किए, लेकिन हमेशा वो हंसते नज़र आए, कभी टेंशन में नज़र नहीं आए।
इसी को बोलते हैं कि पत्रकारिता में किसी प्रकार का टेंशन ना लेना, वो अगर कोई सीखे तो रंजीत छाबड़ा जी से सीखे। सर क्या लगता है इस एज में, उस उम्र में, क्योंकि 60 प्लस हो गया होगा, तो क्या लगता है इस उम्र में अभी के समय ये सब संभव हो पाता, इतना भाग दौड़? संभव नहीं हो पाता, लेकिन रंजीत वाकई में संभव को असंभव बना दिया है। मतलब संभव तो है, किसी के लिए संभव नहीं है ये। 60 प्लस के बाद इतना मेहनत करना और 3 मिनट का समय देना और पहुंच जाना 3 मिनट में, ये रंजीत छाबड़ा एक बहुत बड़ा इस मामले में। रंजीत छाबड़ा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो बहुत गरीबी झेले हैं। पहले कंडेल में रहते थे, कंडेल से फिर किराए में वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से लाल बगीचा आए, और वो बहुत मेहनती आदमी है। मेहनत उनके कूट कूट के शरीर में भरा है, और सबसे कभी उनको गुस्सा नहीं आता, कभी क्रोध में उनको नहीं देखोगे, और 24 घंटा आप कहीं भी बुलाओ वो वहाँ चले जाते हैं। सर क्या लगता है इस उम्र में कोई पत्रकारिता, वो भी इस तरीके से इतना एनर्जी कोई कर सकता है? संभव नहीं है। इतना जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, दूसरा उनके समान कोई कर ही नहीं सकता। हम लोग तो उनको बचपन से 80 के दशक से देख रहे हैं। जब मैं सिपाही था तो उस समय भी उनको बुलाते थे, कोई मर गया, कोई फ़ोटो खींचना, उसमें फोटोग्राफर था नहीं, तो उन्हीं को बुलाते थे, भाई आ जाओ, और वो बहुत मदद करते थे हम लोग की। सर उनका धमतरी के अलावा और कहाँ के लोग जो उनको तो छत्तीसगढ़ में हर आदमी जानता है। वो बहुत प्रसिद्ध आदमी है, और उनकी मेहनत और परिश्रम से वो अपनी पहचान बनाए हैं। अच्छा, वो सरदार भैया जब आते हैं ना, तो हम लोग जब से हड़ताल में बैठे हैं तब से रोज़ रोज़ हमारी जानकारी ऊपर तक पहुंचाते हैं, और एक 60-65 साल होने के बावजूद ऐसे युवा साथी के बराबर काम करते हैं कि आज की इस कलयुगी दिन में देखें तो युवा उनके सामने फेल है। और हम चाहते हैं कि ऐसे बड़े बुजुर्ग जो 60 साल हो गए हैं उनको हम सम्मान करते हैं, बड़े ही सम्मान के साथ। हम तो यही मानते हैं ऐसे बड़े बुजुर्ग के साथ युवा लोग रहें, और जैसे हमारे सरदार भैया अपनी जानकारी को पूर्ण रूप से ऊपर पहुंचाते हैं, वैसे आज सीखने की ज़रूरत है आज की युवा को। ऐसे 65 साल के वो सरदार वाले सरदार भैया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो हम लोग जब से हम लोग 6 तारीख से बैठे हैं, हमारी मांगों को जो भी जानकारी है ऐसे बढ़िया पहुँचाते हैं, जो हमको सलाह भी देते हैं, समस्या का निराकरण करने की सलाह भी बताते हैं। ऐसे बड़े बुजुर्गों का मैं सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। रंजीत छाबड़ा के बारे में कुछ भी कहना, जैसी वो शख्सियत हैं, जैसा वो व्यक्तित्व हैं, जैसी वो पर्सनैलिटी हैं, वो यहाँ पे मुझे ये कहना पड़ेगा कि उनके बारे में कुछ भी कहना ना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। आई थिंक ही इज़ द एट द प्रेजेंट टाइम ही इज़ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट ओवर हियर, एंड जो पिछले मेरा ख्याल है 35-40 वर्षों का जो स्पॉन रहा है जिसमें उन्होंने पत्रकारिता की है, उसमें उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक इस तरह का उदाहरण स्थापित कर दिया है कि यदि पत्रकारिता हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। आज उनकी उम्र 65 प्लस है, 65 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु है। उस आयु में युवाओं को भी शर्मा देने वाला जोश जो उनके अंदर है, मुझे नहीं लगता कि जिले में कहीं भी कोई प्रोग्राम हो और वो ना दिखे। ये आपने जो इसका टॉपिक का जो आपने एक शीर्षक दिया है, एक उन्वान दिया है, एक टाइटल दिया है कि वन मैन आर्मी, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। वो सच में वन मैन आर्मी है। वही कैमरामैन है, वही न्यूज़मैन है, वही एंकर हैं, सब कुछ वो है। एक व्यक्ति में इतनी चीज़ों का समावेश कि टेक्निकली यदि वो फ्रेम बना रहे हैं तो फ्रेम कैसा होना चाहिए, यदि सवाल पूछना है तो उसके लिए होमवर्क कैसा होना चाहिए। निश्चित रूप से रंजीत छाबड़ा, हम तो ये कहेंगे, मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वो हमारी धमतरी की धरोहर है वो। अच्छा, ये तो केवल पत्रकारिता की बात हुई। इसके अलावा यदि उनका साहित्यिक रुझान भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरह की कविताएं और जिस तरह के शेर वो कहते हैं, जिस तरह के मिसरे वो बनाते हैं, वो अनमैचेबल है। यदि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के पत्रकार संघ को, यहाँ की प्रेस क्लब को ज़्यादा ना हो तो केवल एक दिन का वर्कशॉप उनको देना चाहिए लेने के लिए कि भाई आप युवा पत्रकारों को बताएं कि पत्रकारिता क्या होती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा और आप देख रहे हैं टॉप भारत न्यूज़।
टॉप भारत न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हमारे बीच धमतरी जिला के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है। वन मैन आर्मी इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। आज ये पत्रकारिता के अलग अलग विधा, चाहे वो कैमरा चलाना हो, रिपोर्टिंग करना हो, एंकरिंग करना हो या स्क्रिप्ट लिखना हो, इन तमाम विधाओं में ये परिपूर्ण है। ऐसे धमतरी के वरिष्ठ पत्रकार रंजीत छाबड़ा जी आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए हम उनसे वर्तमान पत्रकारिता, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और धमतरी के विकास के लिए पत्रकारों के द्वारा क्या हो सकता है, इन तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय रंजीत छाबड़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बातचीत करेंगे। हमारे दर्शक जो है जानना चाहते हैं आपका जन्म, आपका जो है शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ और पत्रकारिता में आपका आगमन कब से हुआ है? आपातकाल मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना। जब देश में आपातकाल लगा तो मैंने देखा कि शासन प्रशासन का मुझ पर बहुत दबाव रहता था जी कि आपके 2 भाई सरकारी नौकरी में हैं जी, आप ये जनता पार्टी का झंडा उठा के जो चलते हैं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन देश प्रेम का जज्बा दिल में इतना था कि मैंने इन चीज़ों कोई परवाह नहीं की। जी उस समय हलधर किसान चुनाव चिन्ह हुआ करता था जनता पार्टी का। जी और मैं झंडा लेकर गांव-गांव साइकिल में जाता था जी और जन जागरूकता करता था। और उस समय की जो सत्ता है उसका मैं विरोधी हो गया। और जिस तरह उन्होंने पत्रकारिता का गला घोटा आपातकाल में, उससे पूरे देश का एक एक बच्चा परिचित है कि किस तरह उसका दुरुपयोग किया गया। बात रही मेरे जन्म की, शिक्षा दीक्षा की, जी तो मैं बताना चाहता हूँ कि देश बंटवारे के बाद हमारा जो परिवार है गांव कंडेल में सबसे पहले आया। सरसोपुरी में उतरकर मेरे 2 बड़े भाई अग्रज कवि सुरजीत नवदीप और छाबड़ा लाज के जो संचालक है जयमल छाबड़ा, ये दोनों को कांवर में लेके मेरे पिताजी कंडेल गांव गए। कंडेल वासियों ने शरण दी, जिससे वहाँ इतना प्यार मिला कि हम उड़न नहीं हो सकते कंडेल से। जी शिक्षा की बात है तो वहाँ शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, इसलिए पिताजी फिर धमतरी लेके आए। बमलई पारा में हमको किराए का मकान मिला। एक पटवा परिवार है, प्रेमबाई चतुर पटवा के नाम से, बमलई पारा में। वहाँ फिर एक दूसरी पारी पिताजी ने प्रारंभ की और इतवारी बाज़ार के साल नंबर 3 में शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद नूतन कॉलेज में हिंदी में स्नातक करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि जगी जी। और उस समय के 3 साप्ताहिकों में साप्ताहिक हाकर हो जी और अपना मोर्चा में कुछ समय तक था और महानदी टाइम्स, ऐसे 2-3-4 अखबार थे जिनमें मेरी रुचि जगी। जी। और वहाँ से होते हुए पत्रकारिता में मेरा ध्यान जाता गया जी। और मैं बढ़ता चला गया और बहुत समय से प्रिंट मीडिया से जुड़ा रहा, रायपुर के दैनिक छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा रहा जी। और उसके बाद 11 साल तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और एक निःशुल्क अखबार निकालता हूँ 15 साल से शौकिया। जी। मैं समझता हूँ देश का ये पहला अखबार है जी। जो 15 सालों से निःशुल्क मैं इसका वितरण कर रहा हूँ। जी। सर, बात करेंगे आप जो है लंबे समय से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप पत्रकारिता को जी रहे हैं। तो पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में आप क्या अंतर देखते हैं? सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ताकतवर होने के बाद जी जी जिस बुरी तरह अखबारों का सर्कुलेशन गिरा है जी वो अपने आप में रिकॉर्ड है जी। राजधानी से जो अखबार पहले 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख ऐसे निकलते थे जी जी वो अखबार सिमट के अब 1.25 लाख, 1.5 लाख में आ गए हैं। जी जी। इसी तरह और बहुत सारे अखबार जो हैं जो 30,000, 40,000 निकलते थे जी जी वो 5,000 के आसपास सिमट गए हैं। जी जी। लेकिन इसमें मज़ेदार बात यह है कि आज भी एक पाठकों का बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रिंट मीडिया को सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा भरोसेमंद मानता है। जी जी। क्योंकि हाथ में लिखा हुआ मैटर आता है जिसको 10 साल बाद भी वो निकाल के दिखा सकता है, उपयोग कर सकता है, प्रमाण के रूप में सामने रख सकता है। जी जी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया जिसको हम कहते हैं इतना तेज चलता है
कि उसके मुकाबले में प्रिंट मीडिया कहीं नहीं ठहरता। जी जी। प्रिंट मीडिया में जो अखबार आप सुबह 8 बजे पढ़ते हैं, जी जी। उस समाचार को सोशल मीडिया वाले सुबह 10 बजे ही दिखा देते हैं कि अगर घाघरा पुलिया के पास कोई दुर्घटना हुई है, जी जी। घायल हुए हैं, मृत हुए हैं, तो उसको सोशल मीडिया, आपका जैसे सोशल मीडिया, इस तरह के जो मीडिया है वो दिखा देते हैं कि इस तरह दुर्घटना हुई। अब वही समाचार पाठक 16 घंटे 18 घंटे बाद जब पढ़ता है तो ऐसा लगता है समाचारों की दुनिया में अखबार बहुत पिछड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद विश्वसनीयता आज भी प्रिंट मीडिया की ज़्यादा है। जी जी। बात करेंगे सर जो है पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता के बाद जो है पहले कितना संघर्ष करना पड़ता था। पहले जो है समाचार बनाने के लिए, अब जो है पूरा साधन हर पत्रकार साथी के पास अनेक जो है डिजिटल साधन है। लेकिन पहले के जो हमारे पत्रकार साथी है काफ़ी संघर्ष की है, उनको अब किस नज़रिए से देखते हैं हम? पहले जो कमाया हुआ नाम है, जी जी। हम थोड़ा सा और पीछे चले, अंग्रेज काल में जिस समय देश में गोरों का शासन था, जी जी, और वो जुल्म करते थे भारतीयों पे, जी जी, उस समय पत्रकारों ने संघर्ष करके गोपनीय तरीके से छुप छुप कर जन जागरण किया, जन जागृति की और देश की एकता को मजबूत किया। उसमें बहुत सारे नाम हैं जिनको देश परिचित है। वहाँ से लेकर फिर देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद पत्रकारिता तेज़ी से बदली। गोरे अंग्रेज चले गए, कारे अंग्रेज आ गए, लेकिन उनमें भी बहुत सारे जो मखौटाबाज हैं उनसे संघर्ष करने में पत्रकारों को बहुत ताकत लगानी पड़ी। जी जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कायदे से भगवान ने बहुत पैसा दिया है तो धर्मशाला खोलना चाहिए, जी जी, वो मीडिया के क्षेत्र में आ गए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। जी जी। उससे जो अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं वो थोड़ा पिछड़ गए, थोड़ा हतोत्साहित हुए, जी जी, लेकिन वो टूटे नहीं, लंगड़ा कर चलते रहे। जी जी। और ऐसे लोगों को प्रश्रय देने में, जो नकली पत्रकार जिनको कहते हैं, जी जी, उनको प्रश्रय देने में शासन प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उनको सच बोलने वाले और दुखती रगों में हाथ रखने वाले पत्रकार नहीं चाहिए। जी जी। उनको सरकारी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार चाहिए ताकि उनके अनुकूल वो पत्रकारिता कर सके। तो ये प्रदूषण फैलाने में शासन और प्रशासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, और तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। लेकिन संघर्ष कल भी जारी था, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। जी जी। बात करेंगे जो है ज़मीनी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जो होना चाहिए, आज के दौर में जो है बहुत कम पत्रकार है जो ज़मीनी रिपोर्टिंग में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जो त्योहारी जो सीज़न है, चाहे होली हो, दिवाली हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, इन पर्व और त्योहारों में काफ़ी पत्रकार नज़र आते हैं। इस पर आपका क्या राय है, क्या कहेंगे? जाहिर है कि आज गोदी मीडिया की बहुत बड़ी संख्या है। जी जी। एक नया नव दलाल वर्ग भी पैदा हो गया है और ब्लैकमेलर के रूप में भी बहुत सारे लोग अपनी छवि बना रहे हैं, जिससे पूरी पत्रकारिता में प्रदूषण फैल रहा है। जी जी। इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है फेक न्यूज़, अपुष्ट और गलत जानकारी समाज को देना। जी जी। और समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना या उत्तेजना का वातावरण पैदा करना, इसमें भूमिका निभा रहे हैं। सच कहा जाए तो ये पत्रकारिता का संक्रमण काल है, लेकिन हर दौर में, हर संकट काल में जिस तरह पत्रकारिता संघर्ष करके बाहर निकली है जी जी। और अपनी छवि बनाने में कामयाब हुई है, आज भी कामयाब होंगे ऐसा हम मानते हैं। जी जी। पत्रकारिता में गोरख धंधे के बावजूद। जी जी। बातचीत करेंगे सर जो है कुछ तथाकथित भूमाफिया, बिल्डर्स और अन्य व्यापार से जुड़े लोग भी पत्रकारिता की चादर ओढ़कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? इस विषय में मेरा बेबाक कहना है कि भारतीय प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ऐसे नियम और कायदे और कानून है कि सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार है। इसकी व्यवस्था संविधान में भी है। जी जी। जब एक 8वीं फेल व्यक्ति राज्य का शिक्षा मंत्री बन सकता है, आबकारी मंत्री बन सकता है, अपढ़ आदमी भी मंत्री बन सकता है, जी, और आपको अगर सरकारी विभाग में चपरासी बनना है तो 8वीं पास आदमी चाहिए। जी जी। लेकिन आपको अगर आज पत्रकार बनना है और प्रधान संपादक बनना है तो उसकी व्यवस्था भारत सरकार ने पूरी की हुई है। संविधान में इसका प्रावधान है और उसको रोकना अब असंभव है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस बड़ी संख्या में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम से आज पोर्टल आया है, आज उसे देश का कोई कानून भी नहीं रोक पा रहा है। कारण ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर वह पुष्ट और अच्छे समाचार दे रहा है, जिस तरह आपका टॉप न्यूज़ दे रहा है, वैसा अगर दे रहा है तो उसको सूचना प्रसारण मंत्रालय तो भारत सरकार से कोई खतरा नहीं है। लेकिन
अपुष्ट और गलत समाचार देके सामाजिक वातावरण जो खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जी। उनसे कल भी खतरा था, आज भी खतरा है, आगे भी खतरा रहेगा। उसके लिए दर्शकों को, पाठकों को जागरूक होना पड़ेगा। जी जी सर, बातचीत करेंगे राजनीतिक परिदृश्य का। तो पहले की राजनीति, क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता को आप जी रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, तो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? अंतर ये है कि पहले तपे हुए अच्छे लोग, संघर्षशील लोग, जनता के बीच जिनकी छवि बहुत अच्छी है, जी। मजबूत है, जनाधार वाले नेता हैं, लगातार जो जनसेवा करते हैं, वैसे नेता अब दुर्लभ हो गए हैं। जी जी कहना चाहिए ईद का चांद हो गए हैं, जैसे कहते हैं जी, उस तरह के हो गए हैं। आज पूर्णतः राजनीति व्यापार बन चुकी है। 10 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा करो, जी। 5 करोड़ रुपए दे के टिकट लाओ और जनसेवा के नाम पे अपनी जो भी आपका उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। जी जी तो तब और अब में राजनीति पूरी तरह कहना चाहिए 90% से ज़्यादा जी जी भ्रष्ट हो चुकी है। और इस राजनीति से, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई आशा करना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। जी जी सर, बातचीत करेंगे जो है धमतरी की दशा और दिशा की। तो जब जब जहाँ सत्ता और सरकार जिनका है, लेकिन धमतरी की विपरीत है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में भूपेश की सरकार है, लेकिन हमारे धमतरी में विधायक जो है बीजेपी से है, और जब वहाँ बीजेपी का सत्ता और सरकार था तो कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ करता था। तो इस धमतरी के विकास में पत्रकारों की भूमिका क्या हो, इस पर आपका क्या सुझाव है? लोग बहुत हंसी लेते, मजा उठाते हैं। जी जी। हर चौक चौराहे में अक्सर यह चर्चा होती है कि धमतरी की विधानसभा का राजनीतिक भविष्य अभिशप्त हो गया है, जी जी। अभिशापित हो गया है। एक तो विकास में बहुत बुरी तरह पिछड़ गए हैं, जी जी। दूसरा जो है इसको विकास को पटरी में लाने के लिए कहते हैं, हालांकि यह पशु हत्या जो अपराध है, जी जी। लेकिन कहते हैं कि मां गारमोती के दरबार में जाके उनके जो भी अनुष्ठान है, जी जी। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा, जी जी। वो पूरा करने से यहाँ का अभिशप्तपना जो है घट सकता है और ये एक बार फिर विकास की दौड़ में आ सकता है। जी जी। क्षेत्र को ऐसे नेता मिले हैं जिनके पास विजन रहने के बावजूद 5 साल अपनी कुर्सी के पैर पकड़ के रखे रहने में ही उनको सुरक्षित भाव लगता था। हालांकि वो कुर्सी स्थायी नहीं रहती और एक न एक दिन चली जाती है। तो नई सोच रखने वाले, पढ़े लिखे और विकास की धारणा रखने वाले और राष्ट्र के लिए सोचने वाले लोगों की आज ज़्यादा जरूरत है। जी जी। जिस रूप में एक व्यक्ति अब सामने आ भी रहा है, जी जी। और ईश्वर चाहेगा तो एक अच्छे दिन जी जी। धमतरी विधानसभा फिर आएंगे और जिस विकास की आप बात कर रहे हैं वो विकास आपको भौतिक रूप से दिखेगा भी। धमतरी की विकास के लिए आप क्या जरूरी मानते हैं सर? अपना एक सुझाव देंगे कि धमतरी कैसे चौमुखी विकास करे, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? चाहे वो राजनीतिक दृश्य हो या हमारे पत्रकार साथियों की तरफ से एक सुझाव जाना चाहिए। सच कहा जाए तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। जी जी। यह एक दिन में थमने रुकने वाली चीज नहीं है। जी जी। है नहीं। अब जैसे गंगरेल विकास की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। जी जी। कि गंगरेल का पर्यटन क्षेत्र जो है इतना विकसित होना चाहिए जी जी। कि आज अगर 2 प्रदेशों के लोग यहाँ आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, जी जी। आनंद उठा रहे जी। हैं, तो पूरे भारत भर से आए। जी। तो खुद तो कोई निवेश करते नहीं है, शासन स्तर पे ले दे के वो एक जो रिसोर्ट बना है, जी जी। वो सीमित संख्या में बना है। जी जी। लेकिन एक नौजवान ने, रोमी सावलानी ने जी जी। एक प्रयास किया, उस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना लगाया, पैसा लगाया। जी जी। लेकिन उनके रिसोर्ट के मुख्य मार्ग को वन विभाग वालों ने यह कह के बंद करवा दिया जी। कि ये पर्यावरण की दृष्टि से आरक्षित क्षेत्र है, जबकि हकीकत ये है कि वो जल संसाधन विभाग को वो हस्तांतरित हो चुका था। जी जी। बांध बनाने के लिए। जी जी जी। और बांध क्षेत्र वालों ने, जल संसाधन विभाग वालों ने अभी तक वन विभाग को वो प्रक्षेत्र जो है हस्तांतरित नहीं किया है। जी जी। उस स्थिति में अनाधिकार उन्होंने उस रास्ते को बंद करके विकास को प्रभावित किया, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी। और विकास जो मैं देखता हूँ, जिसको आप चाहते हो कि पत्रकार क्या कर सकते हैं, जी जी। पत्रकार की एक निश्चित भूमिका है। जी जी। जो विकास में लगे लोग हैं उनकी विचारधारा को, जी उनके जी। विजन को पब्लिक तक लाना, सच्चाई तक लाना, ये हमारा प्रयास है। जी जी। सबसे दुखद कब लगता है जब कांकेर में और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खुलता है और धमतरी छूट जाता है। जी जी। उस समय बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी एक ऐसा मजबूत नेता मिलना चाहिए जो लड़ाकू प्रवृत्ति का हो, जी। पढ़ा लिखा हो, विजन हो, उसमें विकास की ललक हो। तो पत्रकार तो सदैव ऐसे लोगों को साथ देते हैं। जी जी। और आगे भी देते रहे। जी जी। बातचीत करेंगे सर जो है धमतरी के, जैसे अभी आपने अच्छा बात कहा कि हम जो है छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा के नाम से गंगरेल प्रसिद्ध है, उनके लिए जिला प्रशासन जो की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए। यहाँ बेरोजगारों के लिए रोजगार का मुहैया वहाँ अपार है,
और बातचीत करें धमतरी की जो है चौमुखी विकास के लिए मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक बस स्टेशन है, गोकुल नगर है, ऐसे तमाम जो है हमारे शहरवासियों का मांग है, लेकिन वो मांग अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। इसके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? अभी राज्य सरकार की जो आर्थिक दरिद्रता है जी जी किसी से छुपी हुई नहीं है। जी जी सत्ता पाने के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी कल्चर से देर सवेर देश को नुकसान होगा, जी जी देश बोल रहा हूँ मैं, प्रदेश नहीं बोल रहा जी जी जी। हूँ, देश इसलिए बोल रहा हूँ कि देश को अगर नहीं संभाला गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अगर नहीं संभाला गया, तो आज जो पाकिस्तान में भुखमरी है, श्रीलंका में जो भुखमरी है, जो बदहाली है, वो बदहाली भारत की तरफ ना आए। जी जी। उसके लिए जरूरी है कि रेवड़ी कल्चर को ना प्रस्तावित किया जाए। जी। आज राज्य सरकार भले सीना ठोक के ये कह रही है कि हम 2500 रुपये धान मूल्य किसानों को दे रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार भी नहीं दे सक रही है, और अगले चुनाव में 2800 रुपये देंगी। मतलब देखिए, एक तरफ तो इस तरह की बार्गेनिंग चल रही है जी जी। कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 2800 रुपये दूंगा। तो ये रेवड़ी कल्चर का बहुत बड़ा उदाहरण है। इस रेवड़ी कल्चर से राज्य का हालत ये हो गई, आर्थिक स्थिति, कि उनके पास अगर शराब ठेके बंद हो जाए, शराब बंद हो जाए, तो मैं दावा करता हूँ कि सरकार 4 दिन में गिर जाएगी। जी जी। सर, युवाओं की तरफ से एक सवाल है कि आज के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए क्या आप युवाओं को पत्रकारिता में करियर बनाना चाहते हैं? उनके लिए आपका क्या सलाह है? ऑलरेडी इतनी भीड़ हो चुकी है कि आज अच्छे और सच्चे पत्रकार दर दर भटक रहे हैं। जी जी। और नकली पत्रकार या जिन्होंने पत्रकारिता को पेशा बना लिया है, मिशन नहीं है। जी जी जी। पहले पत्रकारिता एक मिशन था। जी जी। स्वस्थ समाज में जन जागरण करना, लोगों में जागृति पैदा करना, जी जी। पुष्ट समाचार देना, फेक न्यूज नहीं देना, वो सारी गतिविधियां आज सिमट गई है पेट रोजी चलाने तक। जी जी। इन परिस्थितियों में पत्रकारिता का बहुत ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। जी जी। लेकिन जिनके जो पूर्णतः बेरोजगार हैं, ऐसे लोग अगर आज की पत्रकारिता में आते हैं तो आधी रोटी की गारंटी है, ये तो मैं कह सकता हूँ। जी जी जी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जिले वासियों को, हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पुष्ट खबरें देने वाले ज़िले में कौन कौन से पत्रकार हैं, कौन कौन से पोर्टल हैं, कौन कौन से चैनल हैं, कौन कौन से अखबार हैं, उन पे अपनी भी दृष्टिपात करें। जी जी। और देखें कि सही समाचार हमको कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि फेक न्यूज़ की दुनिया में गलत समाचार से पूरा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, प्रेम बिगड़ सकता है, सद्भाव बिगड़ सकता है। इसलिए पत्रकारों के साथ साथ दर्शकों को, पाठकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिए। ये तो थे धमतरी जिला के वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें वन मैन आर्मी के नाम से जाना जाता है, रंजीत छाबड़ा जी, जिनसे हम अलग अलग विषय पे सवाल की, जिनका उन्होंने बेबाकी से अपना जवाब रखे। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विधा में जो उत्कृष्ट काम किए हैं, ऐसे लोगों को टॉप भारत न्यूज़ के एक मुलाकात के माध्यम से आपसे भेंट मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।